तो फिर हम देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे रासायनिक की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। फिर अब हम शुरू कर दिए, हम क्लास 11 का केमिस्ट्री है, ये फर्स्ट है। फिर अब यहाँ से हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बेसिक लेवल से हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है कि चैप्टर नंबर है। ठीक, इसके नाम देखिए, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है ये है कि अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, ध्यान दीजिए, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ पढ़ेंगे। फिर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर पदार्थ की किन किन से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के टाइप क्या होते हैं। ठीक, पदार्थ कैसे हो सकते हैं, क्या कैसे बनते हैं, पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक, पदार्थ के अंतर्गत जो है कि परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु कहाँ से आए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब कैसे हो, ये सब मैंने इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम पहला ये टॉपिक शुरू करेंगे, पदार्थ। ठीक, अभी ये जो कि क्लास 9th के बेसिक लेवल से चलेगा, लेकिन ऊपर चल के अच्छा जो है कि नियम है, उनको आप ध्यान देते रहिए। और आप जब पढ़ रहे हैं तो आप रफ और कलम ज़रूर लेके बैठिए। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, कोई बेहिचक कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिए। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे चलेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, अब हम पदार्थ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, हमारा हो, देखिए यहाँ पे पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ, पहले हम चैप्टर का नाम को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या बोल रहा है। लेकिन अभी तो हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक, ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान हम केमिस्ट्री को बोलेंगे। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री का जो है स्टार्टिंग, केमिस्ट्री का शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुआ था। 17वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक, 17वीं शताब्दी से जो है कि केमिस्ट्री का शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ था। ठीक, ये जो है कि विज्ञान की एक शाखा है। शाखा का मतलब देखिए, और जैसे मान लीजिए कि जो पूरा पेड़ होता है, पेड़ का ये पूरा जड़, इस पूरे जड़ को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे, विज्ञान। ठीक, विज्ञान। लेकिन इसके कुछ टहनियाँ होते हैं, शाखाएं होती है, कुछ पत्ती होती है, ऐसे ऐसे ये पेड़ है। तो ये देखिए, इसमें से एक जो शाखा है यानी टहनियाँ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। दूसरी शाखा को फिजिक्स बोलेंगे, तीसरी शाखा को बायोलॉजी। ऐसे जो है कि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, ध्यान दीजिए, तो ये रसायन विज्ञान जो है, ये विज्ञान की एक शाखा है। और विज्ञान एक जड़ होता है, जड़ के कारण तना निकलेगा, तना के कारण अनेक प्रकार की शाखाएं, टहनियाँ निकलेगी। उसमें से एक शाखा क्या है, रसायन विज्ञान है। ठीक, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। ठीक, थोड़ा ध्यान। ठीक, तो ये हम देख लिए। अब देखिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का यदि परिभाषा अगर नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो क्या होता है कि पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ के जो है कि गुण देखेंगे, गुण। ठीक, पदार्थ का जो है कि परिवर्तन होना देखेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर पदार्थ की अनेक प्रकार की जो है कि ऐसे अभिक्रियाएं देखेंगे, अभिक्रिया। तो जो है कि इन सब के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। हमारे आसपास के होने वाले रासायनिक घटनाओं को। ठीक, जो पदार्थ के गुण हम देखेंगे, पदार्थ जो है कि परिवर्तन होता है, उनकी अभिक्रिया भी होती है। ठीक, तो ये देखेंगे। फिर पदार्थ हमारे आए कहाँ से, ये सब क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे। इसको आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, देखिए, अब हमारा चैप्टर का लेसन का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं।
ठीक। इसमें सम बेसिक, बेसिक देखिए इसमें बेसिक दे दिया, बेसिक को ही हम मूल कहते हैं, मेन, एकदम मेन होता है, एकदम शुरुआत, यही जो एकदम उसमें मेन होता है, इसी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कुछ मूल यानी कुछ बेसिक। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणाएं। अवधारणाएं के अवधारणा का मतलब ये हुआ उसके बारे में पूरा गहन अध्ययन, इसका मतलब उसको कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए हम पदार्थ है, तो पदार्थ के बारे में अगर हम पूरा अंदर से गहन तक एकदम अंदर से डीपली जब उसके बारे में, जब डीपली उसके बारे में हम लोग जो है कि उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं अवधारणाएं। बात समझिएगा। अब देखिए इसमें रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं में अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ। ठीक, और पदार्थ के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में हमें इतना अच्छा से बता दिए। शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई थी। पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ इसका मतलब उसका गुण पढ़ेंगे, परिवर्तन, अभिक्रिया, ये सब क्या होता है। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में। ठीक, द्रव्य को इंग्लिश में हम मैटर बोलेंगे और द्रव्य और पदार्थ एक ही बात होता है। ठीक, देखिए द्रव्य को इंग्लिश में मैटर और पदार्थ को सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक, और सब मिलाकर ये सब बात एक ही होती है। अब देखिए ये आया कहाँ से, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम कुछ ऐसे कुछ पदार्थ लिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे अपने घर में कुछ भी, आप एक टेबल ही ले लीजिए, टेबल चाहे टेबल या कोई लोहे की या लोहे से बनी कोई वस्तु, यानी कुर्सी है, कुर्सी कोई लोहे की कुर्सी है तो उसको ही ले लीजिए। वो कुर्सी जो है, ध्यान दीजिएगा, वो कुर्सी क्या है, आयरन यानी लोहा से बनी हो सकती है, या तो एल्यूमिनियम यानी एल से बनी हो सकती है। ठीक, या तो किससे बनी हो सकती है, या तो और किसी भी अन्य धातु से बनी हो सकती है। ठीक, तो ये जो है कि अगर इसमें से मान लीजिए कि अगर लोहा का ही बना है यानी Fe का बना है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टुकड़े में करेंगे। ठीक, उसमें से एक टुकड़ा लेंगे, मान लीजिए ये लोहा है, इसको हम टुकड़ा कर दिए तो ये इतना हो गया। ठीक, और ये ऐसे टुकड़ा, अब इसमें से एक टुकड़ा ले लीजिए, ये ऐसे अब इसका भी टुकड़ा कीजिए ऐसे, अब इसको इतना ना छोटा कर दें कि अब ये छोटा ही नहीं हो पाया। ठीक, कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, उसको आप टुकड़ा करेंगे तो 2 टुकड़ा होगा, और 4 टुकड़ा, 3, 5, 8, 6 टुकड़ा, 8 टुकड़ा ऐसे होगा। ठीक, लेकिन अब कहाँ तक जाइएगा, कहाँ तक जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि आप उसका जो है कि और टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, और जो वही लास्ट में बचेगा उसी को हम बोलेंगे परमाणु। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये बात जो है कि हम नहीं बोल रहे हैं, ये डाल्टन ने बोले थे। ये जॉन डाल्टन, उनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है, ध्यान दीजिए, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है। ये क्या बोल रहे थे कि हम किसी भी पदार्थ को, जब किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो लास्ट में परमाणु बचेगा। क्या बचेगा? परमाणु। बात ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। ठीक, जब किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? परमाणु। ठीक, चाहे आप अपना मोबाइल तोड़िए, तोड़ते तोड़ते आप ऐसे स्टेज पे जाएंगे कि आप उसको और नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक, और वही लास्ट में बचेगा परमाणु। ये बहुत सूक्ष्म होता है, दिखेगा नहीं। ठीक, तो अब हम क्यों ना पदार्थ पढ़ने से पहले परमाणु पढ़ लेते हैं। ठीक, हम पदार्थ पढ़ेंगे उससे पहले परमाणु पढ़ना होगा। परमाणु में क्या होता है उसके बाद पहले उसको पढ़ेंगे, तब हम पदार्थ के बारे में समझेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल कुछ भी करने में सक्षम होंगे। ठीक, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवधारणा समझिए, उसके बारे में डीपली यानी गहन से अध्ययन कीजिए, तब आप कुछ समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम परमाणु के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि पदार्थ पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद कुछ पोजीशन ही चेंज हो गया। अब हमको परमाणु पढ़ना पड़ रहा है, तो अब हम परमाणु पढ़ेंगे। परमाणु के बाद फिर को हो सकता है कुछ पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक, तो ऐसे करते करते एकदम हम डीपली यानी अंदर जा रहे हैं, और अंदर से पढ़ते पढ़ते आएंगे, तब हमको जो है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमको अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं, परमाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। अब हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु। ठीक, अब परमाणु क्या होती है, अब इस परमाणु को इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, एटम बोलेंगे। ठीक, अब देखिए हम पढ़ाने वाले थे पदार्थ, लेकिन आ गए परमाणु पे। ठीक, बात ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो,
जैसे मान लीजिए आप घंटी, जो घंटी होता है मंदिर वगैरह में या तो स्कूल उसको वगैरह में जो घंटी होती है बजाने वाली घंटी, ऐसी होती है, देखिए ऐसी, ठीक। और इसको यहाँ से टांग दिया जाता है और इस पर जो है कि ऐसे हथौड़ी टाइप का होता है, उससे जो है कि इस पर पीटा जाता है ऐसे ऐसे टन 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 टन, ठीक। तो ये जो घंटी है ये एक वस्तु हो गई। घंटी क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। लेकिन ये घंटी घंटी नहीं है, इसके अंदर बहुत चीज़ मिला है। इसके अंदर कापर मिला है, ठीक। फिर मैंने सब कुछ इसके अंदर कापर भी मिलाया गया है, यानी ये मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि कई धातुओं को मिक्स करके बनाया गया हो। इसके अंदर कुछ कुछ आयरन भी है, कुछ कुछ अंदर से एल्युमिनियम भी, मतलब कि कई टाइप के इसमें मिलाकर जो है कि धातु बनाए जाते हैं, उन्हें मिश्र धातु बोलते हैं। बात समझिएगा, ठीक। तो ये जो है एक प्रकार की वस्तु हो गई, ठीक। अब देखिए ये जो वस्तु है, वस्तु का मतलब मान लीजिए घंटी, ये जो घंटी है ये वस्तु है। अब ये कई टाइप के पदार्थ से मिलकर बना है, कई पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक। अब ये जो पदार्थ होते हैं ये कई गो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, कई परमाणु, ठीक। ये बात हम नहीं बता रहे, ये बात जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। अब देखिए ये परमाणु जो है तीन तीन मूल कणों से मिलकर बनी होती है। मूल कणों से मिलकर बनी होती है परमाणु। परमाणु को हम इंग्लिश में बोलेंगे एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलेंगे। लेकिन बात ध्यान दीजिए, ये जो पदार्थ होते हैं ये अणु से मिलकर बने होते हैं, कई गो अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और जब ये कई गो परमाणु मिलेंगे, ये जो अणु होते हैं कई गो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु, एक परमाणु तीन गो मूल कणों से मिलकर बना होता है। और ये तीनों मूल कण, एक पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, तीन मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। ये वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ जो है अणु से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और अणु को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस बोलेंगे, सब्सटेंस। और वस्तु को हम बोलेंगे थिंग, ठीक। ध्यान दे दीजिए। अब ये जो परमाणु है तीन मूल कणों से मिलकर बना है, तीन मूल कणों से। बात ध्यान दीजिए। अब मूल का मतलब मेन, अभी फिर हम बताएं यहाँ पे क्या बताएं, रसायन की कुछ मूल अवधारणा है, फिर यहाँ पर भी कुछ मूल बातें आ गई। तो मूल का मतलब मेन होता है, ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक वाली बात। तो इसका मतलब परमाणु जो है, परमाणु का भी कोई मेन है जिसके बिना परमाणु नहीं रह पाएगा, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके तीन ये परिवार है। अब ये बताइए, हम पहले परमाणु बना रहे हैं, परमाणु को मिलाएंगे तो अणु बनाएंगे, अणु को मिलाएंगे तो पदार्थ बनाएंगे, पदार्थ को मिलाएंगे तो कोई वस्तु बनाएंगे। ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए जॉन डाल्टन ये अपने घर में प्रयोग किए थे, घर में नहीं, मतलब कहने का मतलब आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि एक प्रयोग किए थे। वो क्या किए थे कि किसी सोने का एक जो है कि परमाणु लिए थे। सोने का परमाणु का मतलब कि सोना को इतना टुकड़ा किए थे कि उसमें जो है कि उनका परमाणु निकाल दिए थे, ठीक। ये सब याद करने के लिए हम काल्पनिक बातें बता रहे हैं, ये माने रियलिटी तो है लेकिन उतना ये मतलब बस याद करने के लिए से हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए ये मान लीजिए परमाणु है, ये क्या है? मान लीजिए कि ये क्या है? परमाणु, ठीक। ये क्या है? परमाणु है, परमाणु। ध्यान दीजिए, कन्फर्म है कि परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना होगा और ये तीन मूल कणों इसके अंदर ही होंगे, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आप मान लीजिए खाना वाना बनाते हैं, मान लीजिए सब्जी बना लिए, सब्जी, तो उसमें आप कई ठे चीज़ डालें, आप उसमें नमक भी डाले होंगे, हल्दी भी डाले होंगे, मसाले, अनेक प्रकार के मसाला भी डाले होंगे, लेकिन है तो उसके अंदर ही ना, सब्जी के अंदर ही तो है। उसी तरह ये परमाणु तीन गो चीज़ से मिलकर बना है, तो इसके अंदर ही तो होना चाहिए ना, इसके बाहर तो होगा नहीं, ठीक। तो देखिए परमाणु के बीच में कुछ ऐसे होता है, इसका नाम है नाभिक, इसका नाम है नाभिक। बात ध्यान दीजिए, परमाणु के अंदर ये क्या है? एक नाभिक है। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखा जाए, रुकिए इसको हम मिटाकर फिर अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जॉन डाल्टन ये प्रयोग किए थे ऐसे, बीच में क्या था? नाभिक था। देखिए जो प्लस होते हैं, प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
जो माइनस होते हैं और माइनस एक एक दूसरे को ये भी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जहाँ असमान यानी एक प्लस तो एक माइनस आ गए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए इसको हम इसको बॉय मान लें, प्लस को बॉय मान लेते हैं। इस वाले प्लस का मतलब बॉय होगा, माइनस का मतलब मान लीजिए इसको गर्ल कर लें, इसको गर्ल कर लें। ठीक, तो आप खुद अपने मन से ऐसे सेंस आपके पास इतना तो होगा कि अगर बॉय बॉय को के पास जाएगा तो कन्फर्म है कि प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षण यानी अट्रैक्ट तो होगा नहीं कभी बॉय बॉय को देखकर, गर्ल गर्ल को देख के अट्रैक्ट तो होगी नहीं। लेकिन अट्रैक्शन यानी आकर्षण वाली बात कब होगी, जब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए कुछ अल्फा किरण होती हैं, एक अल्फा किरण होती है, अल्फा किरण, अल्फा रेस, अल्फा कण होती है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये जो है कि इसकी प्रकृति, इसकी जो नेचर होती है, नेचर यानी प्रकृति, इसकी प्रकृति जो होती है धनावेशित होती है। कैसी होती है, धनावेशित होती है, ये धन होती है, धनावेशित। ठीक, अब देखिए जब ये अल्फा किरण, अल्फा कण होता है, अल्फा कण इसका प्रकृति कैसा होता है, धनावेशित होता है, धन होता है। ठीक है, ये सब पूरा सारी प्रक्रिया कौन बताए थे, ये सारी प्रक्रिया डाल्टन ने बता दिए थे। डाल्टन तो बता के ये बात ख़त्म कर दिए थे। ठीक, डाल्टन बात ये सब बता के जो है कि ख़त्म कर दिए थे। लेकिन अब उसमें छेड़छाड़ करने के लिए रदरफोर्ड आए। ठीक, बता दिए थे डाल्टन कि हाँ परमाणु कुछ होता है, ऐसा परमाणु, ये परमाणु का फिगर है। लेकिन उसमें छेड़छाड़ करने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए। अभी ये रदरफोर्ड नामक ये वैज्ञानिक नहीं थे अभी, जब तक अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक कहाँ वैज्ञानिक थे। जब कुछ खोज कर देंगे तब तो वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो ये जो है कि खोज कर दिए, देखिए ये खोज हो गया, मैंने परमाणु में छेड़छाड़ किए, को वैज्ञानिक मान लिया गया। अब देखिए ये जो है कि छेड़छाड़ करने के लिए क्या किए थे, अल्फा किरण लिए थे, अल्फा किरण, अल्फा किरण। अभी हम अल्फा किरण के बारे में बता रहे थे। अल्फा किरण कैसी होती है, उसकी नेचर जो है कि धनावेशित होती है, आपको पता है। यहाँ पर भी बता चुके हैं कि धन को धन जो है कि अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करेगा। ठीक, ऋण आवेशित को भी ऋण आवेशित अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करता है। लेकिन धन को ऋण क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए अल्फा कण गया। ठीक, गया, ठीक है। जब यहाँ पे अल्फा कण जब छोड़ दिए तो देखिए कि ये जो एटम यानी परमाणु है, जो एटम है इसका मतलब परमाणु जो है इसको भेदित करके बाहर निकल गया। फिर दूसरा भी छोड़े, ये भी भेदित करके बाहर निकल गया। ऐसे तीसरा छोड़े, ये भी जो है कि भेदित करके बाहर निकल गया। ऐसे छोड़ते रहे, फिर कुछ देर के बाद ऐसे छोड़ते रहे। कुछ देर के बाद देखे कि जो ऐसे कुछ ऐसा समय आ गया कि जो इसको ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इतना तक काम कर दिए थे, एकदम लगभग मंजिल तक पहुंच गए थे, लेकिन बेचारों ये दिमाग नहीं लगा पाए। फिर अब नीचे से छोड़ना शुरू किए, ये भी नहीं कुछ हुआ। यहाँ पर भी छोड़े, ये भी कुछ नहीं हुआ। ठीक, ऐसे छोड़ते गए, ये जो है कि खींचकर बाहर निकालता गया, ऐसे ऐसे बाहर निकलता गया। ठीक, ये जो है कि ये बाहर निकलता गया। देखिए ये जो है कि ऐसे बाहर निकल गया। लेकिन कुछ समय फिर इधर से आया कि ये जो है कि इसको यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया, धक्का दे दिया। ठीक, फिर सोचे कि बीच में बच गया है, बीच में हम थोड़ा इसको ले जाते हैं। तो बीच में जब छोड़े तो ये जो है कि वापस आ गया। बहुत कन्फ्यूजिंग हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, ये क्यों यहाँ से विभेदित हो जा रहा है और यहाँ से जो है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, और यहाँ से तो एकदम सेम वापस आ जा रहा है। ऐसे ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। ठीक, तो ये इतना सब बारे में वो जो है कि इतना पता नहीं लगा पाए। ठीक, लेकिन तभी इसका पता लगाने के लिए आए गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक। गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक है। ये क्या किए, ये जो है कि पता लगाए कि गोल्डस्टीन तो छोड़िए, पहले तो आए जे थॉमसन, कहीं कहीं टॉमसन भी दिया रहता है। ठीक, तो ये जो है कि जे थॉमसन आए, तो ये वाला बात जानते थे कि धन को धन से नफरत होती है, यानी ये उसको रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक, तो वो ज़रूर अनुमान लगा लिए कि देखिए अब इसमें अब धन को ऋण अट्रैक्ट कर रहा है, यानी खींच के बाहर कर दिया, आकर्षित करके बाहर फेंक दे रहा है। अब यहाँ से जब धन गया तो अंदर यहाँ पे ज़रूर कोई होगा जो खींच के बाहर फेंक दे रहा है।
इसके अंदर से जरूर कोई होगा जो खींच के बाहर फेंक दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ भी उसका मतलब वो अनुमान लगाए यहाँ पे कोई ऋण वाला उपस्थित है, यहाँ पे ऋण वाला चारों तरफ क्या है, उपस्थित है, जो उसको अंदर खींच रहा है। खींचेगा वही, धन को वही खींचेगा जो ऋण होगा, धन को वही खींचेगा जो क्या होगा, ऋण होगा, धन को वही खींचेगा जो ऋण होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो धन को वही खींचेगा जो ऋण होगा, इसका मतलब क्या हुआ? तो जे थॉमसन यहाँ से अनुमान लगाया कि कोई तो ऋण आवेशित वाला है जो इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट यानी खींच के बाहर फेंक दे रहा है। तब वो उसका कुछ नाम ही नहीं समझ में आ रहा था, तो अपने मन से इलेक्ट्रॉन नाम रख दिए। उनका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन नाम रख दिए तो जब कोई किसी का खोज कर देता है तो वो वैज्ञानिक बन जाता है। वैसे ही गोल्ड स्टीन के पेट में ये बात नहीं पची और सोचे कि हम भी जो है कि वैज्ञानिक बन जाए। तो गोल्ड स्टीन क्या किए, ये सोचे अब जो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था, इसके बारे में जो है कि खोज करना शुरू कर दिए। सोचे कि अब हम भी वैज्ञानिक बनेंगे। ठीक, गोल्ड स्टीन क्या किए कि इनका वो अनुमान लगाए कि जब धन को ऋण खींच रहा है तो धन को धन क्या करेगा, धक्का देगा, कन्फर्म है। ठीक, तो जब धन को ऋण अट्रैक्ट कर रहा है तो धन को धन क्या करेगा, जो है कि रिपेल करेगा। तो वो यहाँ पे अनुमान लगाया कि यहाँ पे बीच में कोई धन वाला स्थित है, कोई धन वाला स्थित है जो क्या कर रहा है, कोई धन वाला स्थित है जो क्या कर रहा है, और तो उसमें उसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक, तो वो भी बताएं, गोल्ड स्टीन भी बताए कि हाँ यहाँ पे कोई धन वाला स्थित है जो इसको कोई प्रतिकर्षित कर रहा है। अब उसका इलेक्ट्रॉन तो नाम रख नहीं सकते हैं क्योंकि पहले ही से माइनस वाला कोई इलेक्ट्रॉन हो गया है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो नाम किसी का होगा नहीं। तो अब हम इसका नाम रख दिए, वो प्रोटॉन नाम रख दिए, पी से प्रोटॉन नाम रख दिए, प्रोटॉन नाम रख दिए। ठीक, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ और उदासीन भी होती हैं जिसके जो ना धन में होते हैं ना ऋण में होते हैं। ठीक, तो उसका जो है कि एक चैडविक नामक वैज्ञानिक उसका नाम रख दिए न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, उदासीन, ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है। ठीक, तो इतना जो है कि ये 3 मूल कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो परमाणु है, पूरा एटम, ये जो पूरा परमाणु है, ये पूरा इन 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बन गए। परमाणु का तो हमारा निर्माण हो गया। ठीक, अब इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं गोल्ड स्टीन ने किया है। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं गोल्ड स्टीन ने की है। ठीक, चलिए अब हम फिर आगे चलेंगे। फिर अब हम देखेंगे परमाणु तो हम पढ़ लिए, लेकिन परमाणु का थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। परमाणु की परिभाषा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई। ध्यान दीजिएगा, इकाई का मतलब कि उसके बिना काम न चले। जैसे मान लीजिए आप यदि घर बनाएंगे, यदि आप घर बना रहे हैं तो देखिए सबसे छोटा देखा जाए तो हम उसमें बालू भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, सबसे छोटा इकाई वही हो जाएगा। लेकिन अगर बालू सीमेंट से घर आप नहीं बना पाएंगे, आप ईंटे की ज़रूरत होगी। यानी हम जानते हैं कि ईंटा को भी और हम टुकड़ा विभाजित कर सकते हैं, टुकड़े में कर सकते हैं, लेकिन ईंट एक ऐसी होती है जो एक इकाई होती है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम ईंट को पीस के पाउडर बना दें और उसका घर बनाने चलेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक, तो उसी तरह हम चाहें तो इस परमाणु को और तोड़ सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मेन इकाई देखा जाए, यदि रियली में, तो परमाणु जो है कि किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम इकाई होता है। ठीक, परमाणु जो है कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा अगले पेज पे देखते हैं। ठीक, चलिए हम तो परमाणु के बारे में पढ़ लिए, परमाणु क्या होता है। परमाणु अभी हम पिछले वाले पेज पे बताए कि ये जो है कि परमाणु है, ये बीच में क्या होता है, ऐसे कुछ होता है। अब ऐसे कुछ क्या होता है इसके बारे में पहले देखें। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। ठीक, बात ध्यान दीजिए, ये जो है कि आप तरबूज देखे होंगे, तरबूज, जैसे मान लीजिए तरबूज को ऐसे बीच में से काट दिया जाए, एकदम ये पतला, ये मान लीजिए ये तरबूज हो गया। ठीक, ये ऐसे तरबूज होते हैं। अब तरबूज में इतने छोटे ऐसे जो है कि उसमें बीज होते हैं। तरबूज में ऐसे क्या होते हैं, बीज होते हैं। तरबूज में ऐसे बीज होते हैं। आप तरबूज तो देखे होंगे,
तो ऐसे तरबूज में जो छोटे छोटे बीज होते हैं वैसे ही ये परमाणु में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे गति लगाते करते हैं। ठीक, इसी को हम तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं। तरबूज का परमाणु मॉडल बोलते हैं। परमाणु मॉडल। ठीक, बात ध्यान दीजिए, इसे तरबूज का परमाणु मॉडल बोलेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें जो है कि अगर देखा जाए तो ये बाकी सब खोखला था। क्या है? ये सब बाकी सब खोखला है, बीच में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कि अल्फा किरण बाहर निकाल जा रही थी, अल्फा किरण बाहर निकल जा रहा था, अल्फा किरण जो है कि बाहर निकल जा रहा था। और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे कोई ठोस स्थान है जहाँ से अल्फा किरण बाहर नहीं निकल पा रहा था। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे परमाणु का, इस पूरे एटम का भार देखा जाए, भार, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड। ठीक, इसी के ऊपर निर्भर है कि हाँ, ये जितना भारी होगा उतना परमाणु भी होगा, ये जितना कम भारी होगा उतना भी ये भी भारी होगा। ठीक, तो देखिए इसमें ये जो है कि अब इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे अब यहाँ से तत्व देखेंगे। अब अगर बस परमाणु के बारे में बात किया जाए, परमाणु के बारे में देखा जाए, परमाणु यानी एटम। ठीक, तो जो है कि परमाणु का देखिए, परमाणु का जो त्रिज्या होता है, परमाणु का जो त्रिज्या होता है, और किस तत्व, अब कोई भी तत्व लिया जाए, तत्व का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए जो एकदम बिल्कुल अपने एकदम शुद्ध, जो एकदम शुद्ध हो, जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन Fe। तो आयरन का यदि आप कोई भी अगर सोना, जो सोना चांदी होते हैं, सोना जो जैसे मंगलसूत्र, हार और ऐसे होते हैं, तो वो जो है कि प्योर Au होते हैं। Au का मतलब कि गोल्ड होते हैं, यानी वो ये होते हैं, कुछ उसमें और मिलावटी होती हैं, तो उसमें और कुछ और मिलावट होती है। जैसे मान लीजिए कि उसमें कुछ और मिला देते हैं, तो वो जो है कि प्योर जो है कि सोना नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर शुद्ध देखा जाए, शुद्ध, तो जो शुद्ध एयू है, ये खुद जो एकदम शुद्ध लिया जाए उसी को हम बोलेंगे तत्व, एकदम शुद्ध जो तत्व। और जो तत्व होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ भी बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, एकदम स्वयं अकेला, एकदम अकेला जो खड़ा है उसी को हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो त्रिज्या, हाइड्रोजन भी तो किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना होगा, क्योंकि हम बताए थे कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु जो है कि परमाणु से मिलकर बने होंगे। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी तो परमाणु होंगे। तो इसका जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, उसके हाइड्रोजन के परमाणु का जो त्रिज्या होता है, यानी R, यानी रेडियस, त्रिज्या, वो होता है 0.7, 0.28 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना हम देख लिए। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर यदि कोई अन्य तत्व लिया जाए, अन्य तत्व, तो उन लोगों का जो है कि अन्य तत्व जिन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन परमाणु के जो है कि त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉन से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक, अगर देखा जाए तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, 10 मीटर, 10⁻10 मीटर होता है। और 10⁻10 का मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम इसका बटा 1 कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये 10⁻10 का मतलब इसको 1/10⁻10 लिखेंगे। जो ऊपर माइनस में रहता है वो नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक, अगर इसी को हम विस्तार रूप से लिखा जाए तो 1 ऊपर है, बटा में 10 के 1 के आगे 10 को 0, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, ये जो 1 है, 1 के बटा में इतना है। अब आप खुद ही काउंट करके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा है। अब इसको क्या करेंगे, जो 1 है, 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई कितना हो सकती है, ये यहाँ से यहाँ तक होती है 1 मीटर लंबाई। और 1 मीटर लंबाई को इतने बार टुकड़ा करेंगे, देखिए इतने बार। और इतने बार टुकड़ा करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा उठाएंगे तो वही 1 एंगस्ट्रॉन लंबाई होगी, 1 एंगस्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर, ये पूरा, ये जो क्या है 1 मीटर, ये कोई ऐसे इतना बड़ा लंबा, मान लीजिए कोई स्केल हो 1 मीटर का, उसको इतने बार तोड़ेंगे, इतना बार तोड़ेंगे। और जब इसको इतना तोड़ेंगे, इतना, अब इसमें से एगो जब कण लेंगे टूटा हुआ, तो वही हमारा 1 एंगस्ट्रॉन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, इसका मतलब कि
त्रिज्या जो हाइड्रोजन की त्रिज्या होती है वो 0.28 एंगस्ट्रॉन, यानी पूरा रूप से यदि देखा जाए तो ये 1 एंगस्ट्रॉन भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक, इसका मतलब अब यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि जो ये परमाणु है, ये परमाणु कितना छोटा हो सकता है। अब समझिए इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित है, तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा, प्रोटॉन कितना छोटा होगा, न्यूट्रॉन कितना छोटा होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब इसको मिटाने के बाद थोड़ा और देखें, अब हम देखेंगे, अभी देखेंगे फिर परमाणु क्रमांक देखेंगे, परमाणु क्रमांक देखेंगे, फिर नाभिक देखेंगे, नाभिक देखेंगे, नाभिक के बाद फिर परमाणु भार देखेंगे, परमाणु भार देखेंगे। तो ये सब देखने के बाद फिर हम देखेंगे समस्थानिक देखेंगे, समस्थानिक के बाद देखेंगे समन्यूट्रॉनिक देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे समभारिक देखेंगे क्या होता है। फिर न्यूक्लियन देखेंगे, न्यूक्लियन क्या होता है। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद आप थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम परमाणु और अणु के बारे में बात करेंगे, अणु और परमाणु। ठीक, अभी तक जो है कि हम क्लास 9th के बेसिक क्लास से चल रहे हैं, अभी हमारा कुछ क्लास 11 का नया स्टार्ट हुआ है। ठीक, आप बेसिक देखते रहिए, बेसिक की बहुत ज़रूरी है, तभी हम गहन अध्ययन और जो कि गहराई से देख सकेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे परमाणु तथा अणु। ठीक, परमाणु तथा अणु। ठीक, देखिए इसमें हम पहला बात पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, क्रमांक। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु भार पढ़ेंगे, परमाणु भार, इसी को द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। ठीक, फिर हम क्या पढ़ेंगे, तो नाभिक पढ़ेंगे, नाभिक क्या होता है। ठीक, फिर न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन। ठीक, न्यूक्लियन क्या होता है, इतना तो हम देख लिए। अब देखिए न्यूक्लियन के बाद क्या देखेंगे, न्यूक्लियन के बाद हम समस्थानिक देखेंगे, समस्थानिक देखेंगे। ठीक, तो ये सब हमारे जो है कि ये प्लान हम कर रहे हैं, इतना सब बताएंगे। समस्थानिक के बाद हम देखेंगे कि समभारिक क्या होता है, समभारिक। ठीक, समभारिक देखेंगे, ये सब जो है कि हम देखेंगे इतना। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या बोलेंगे। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करेंगे, परमाणु भार यानी इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये इसको हम देखेंगे। अब हम मान लीजिए यहाँ पे कोई नाभिक बना लीजिए, नाभिक में ये क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है कि चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, नाभिक के सतह पे। ठीक, नाभिक के सतह पे जो है कि धनावेशित की इकाइयों को, अब ये नाभिक है, ये क्या है, ये नाभिक है, तो इसके अंदर ये नाभिक है, लेकिन इसका परिभाषा देखिए हम बताएंगे। बीच में ये जो है इसी का नाम है नाभिक। ये क्या है, नाभिक। ठीक, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये अंग्रेजों का भाषा है, न्यूक्लियस। ठीक, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब देखिए नाभिक के सतह पे जो धनावेशित जो है कि धनावेशित इकाइयों को हम क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसके ऊपर कितना धन है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन तो जो है कि क्या होता है, उदासीन होते हैं। ठीक, इसका मतलब नाभिक में जितना हमारा प्रोटॉन है वही क्या हो जाएंगे, नाभिक में जितना प्रोटॉन है वही क्या हो जाएंगे, हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक, उसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे, जेड से। और एक बात ध्यान दीजिए, किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उसी को परमाणु क्रमांक बोलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कि हमेशा गति करता रहता है, और गति करने से हो सकता है कि ये परमाणु से बाहर भी चला जाता है। ये तो परमाणु से बाहर जाएगा तो अपने भी आएगा और अपने साथ किसी दोस्तों को भी लेके आ जाएगा, किसी और इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो है कि संख्या बढ़ता रहता है, कभी कभी घटता रहता है। लेकिन जो परमाणु है ये बबूनियाँ तो घर में हमेशा रहती है।
ठीक। परमाणु प्रोटॉन जो क्या है अंदर रहती है, ये ना गति करती है न है कि जो है कि ना जो बाहर निकलती है ना अंदर ही रहती है, हमेशा हमेशा अंदर रहती है। ये क्यों अंदर रहती है? क्योंकि इनके ऊपर कोई बल लगता है, कोई बल दबा के रखता है, जिसको बोलेंगे नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। बात ध्यान दीजिए, नाभिक के द्वारा लगाए गए बल को नाभिकीय बल बोलेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कौन से होते हैं? नाभिकीय बल। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन एक तो बेचारा इतना छोटा है, उसके ऊपर इतना खतरनाक वाला बल लग गया है नाभिकीय बल, वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये जो है कि इतना आवेश होते हैं। प्रोटॉन के पास भी कुछ आवेश होते हैं, उनका भी जो है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसका मतलब इन दोनों के पास आवेशों की संख्या कितनी है? बराबर है। लेकिन बस ध्यान दीजिए, ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और प्रोटॉन जो है कि धन आवेशित है। ठीक। अब एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है माइनस में, ये प्रोटॉन है यदि प्लस में, तो एक क्वेश्चन उठता है कि ये तो ये एक धन और एक ऋण हो गया, तो ये आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं? ये आपस में क्यों नहीं चिपक जाते हैं? ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके पास भी उतना ही बल है, इसके पास भी उतना ही आवेश, माने दोनों के पास आवेश बराबर है। तो आप देखे होंगे ये जो छोटी लड़कियां ऐसे हाथ करके और ऐसे गोल गोल वाला जैसे चक्री जो खेलती हैं पकड़ के, जैसे मान लीजिए ये कोई लड़की होगी। ठीक। ये कोई ऐसे देखिए, ये जैसे जब लड़कियाँ छोटी रहती हैं तो ये वाला जो है खेल खेलती है जैसे। ठीक। ये जैसे मान लीजिए ये कोई लड़की है। ठीक। यहाँ से हम कोई ये लड़की बना लिए। ठीक। ये लड़की हो गई। ठीक। ऐसे अब ये हाथ अपना ये ऐसे करेगी, बाहर करेगी। ठीक। ये उसका ये पैर हो गया, देख लीजिए। फिर इधर से एक लड़की रहेगी, इधर से ये क्या रहेगी? एक लड़की रहेगी। ठीक। ये देखिए, ये जो है कि इधर से एक लड़की हो गई। ठीक। अब देखिए ये भी क्या करेगी? इधर हाथ फैलाएगी, इधर उसके बाद ये भी इसका ये जो है कि ये पैर हो गया। अब ये क्या करेंगे? ये इन दोनों का ये जो पैर होता है, इन दोनों का पैर यहाँ पे चिपका रहता है, दोनों अपना पैर ऐसे ऐसे कर लेंगे और ऐसे पीछे हो जाते हैं। ठीक। इसका मतलब ये जो लड़की है पीछे की तरफ ऐसे पीछे झुक जाएगी। मान लीजिए कि ऐसे हाथ से खींच के पीछे ऐसे झुक गई। ये मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा रही है, लेकिन किधर? इधर लगा रही है। ये भी लड़की 5 न्यूटन का बल लगाएगी, इधर लगाएगी। बात समझिएगा। इसका मतलब इन दोनों के पास बल समान है, इसीलिए ये जो है कि यहीं पे जो है कि नाच जा रही है, ऐसे गोल गोल ऐसे यहाँ पे नाचना स्टार्ट कर देती हैं और ये ऐसे चक्री ऐसे खेलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 इतना ही कूलाम है आवेश है, इसके पास भी उतना ही कूलाम आवेश है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो है इसीलिए अब ये तो कहीं इधर उधर जा नहीं सकती, लेकिन ये जो है कि फ्री है, इसीलिए इन दोनों के बीच में आवेश बराबर है। इसीलिए ना ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींच पाता है। और इसी के कारण ये एक ही जगह पे ये जो है कि चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो छोड़ के बाहर चला जाएगा, लेकिन इनके बीच में इन नाभिक के द्वारा इस पे कुछ बल लगाया गया है, जिसको हम बोलेंगे नाभिकीय बल। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रोटॉन पूरा अच्छे से जकड़ा माने कि अंदर से जकड़ लिया है नाभिकीय बल, लेकिन प्रोटॉन अभी बाहर है, फ्री है। वो चाहे तो अगर ज़्यादा बल लगा देगा तो बाहर भी जा सकता है। इसीलिए परमाणु में कुछ कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कक्षक होते हैं। जैसे नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा, ऐसे कक्षक होते हैं। तो इसीलिए जो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो मान लीजिए सबसे लास्टवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा सकता है, किसी का लेन देन कर सकता है। लेकिन ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, किसी का लेन देन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये नाभिक के अधिक पास है, और जो नाभिक के अधिक पास रहेगा उसके ऊपर नाभिकीय बल ज़्यादा लगेगा, और जिसके ऊपर नाभिकीय बल ज़्यादा लगेंगे वो जो है कि एकदम फ्री नहीं घूम पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक। उसीलिए अगर मान लीजिए अगर हम सोडियम लिया जाए, सोडियम तो आप कक्षा 11 में पढ़ सकते हैं, पढ़े हैं। ये मान लीजिए कोई ये क्या बोलते हैं इसको? परमाणु बोलते हैं। इसमें ये जो है कि नाभिक न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे कितना भर दिए हम? 2, इसमें 8 भर दिए। ठीक। इसमें 3 2 5 और 3 ये 8 हो गया। और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहर में ये जो कि 1 ठे भर दिए। सबसे अंदर वाले जो ये होता है कक्षक होता है, उसमें 2 ठे भरे हैं कामा, उसके ऊपर वाले में 8 और सबसे लास्ट वाले में 1। अब आप खुद अपने मन से बताइए, यहाँ पे 1 का दान करेगा कि 2 का दान करेगा कि 8 का दान करेगा? दान तो करेगा 1 का। क्यों?
एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि ये जो नाभिक है नाभिक से बहुत दूर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में एक है, इसी का दान हमेशा हम करते हैं, लास्ट वाला ये इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे बाहरी वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसी का दान या आदान प्रदान होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर है, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और न्यूक्लियस से दूर होने के कारण उसके ऊपर नाभिकीय बल जो है कि कम लगता है, और नाभिकीय बल कम लगने के कारण ये जो है कि बाहर निकल जाता है, या किसी को बाहर निकल के किसी अपने दोस्तों के यानी किसी से ग्रहण करके अंदर भी ला लेता है। ठीक, इसीलिए ये जो अंदर 2 और 8 है, ये अंदर 2 है और 8 है, ये नाभि के काफ़ी करीब है, ये जो है कि बाहर किसी को त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इतना समझ लिए। इसका मतलब परमाणु क्रमांक के बारे में हम अच्छे समझ लीजिए। अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम जो है कि सोडियम के अंदर 11 गो प्रोटॉन होते हैं। कितना प्रोटॉन? 11। और यही प्रोटॉनों की संख्या है, इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। सोडियम पड़ता है 11 नंबर पे, इसका मतलब कि ये सोडियम क्या है, इसी यही इसके यानी सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। और यदि देखा जाए तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब कि सोडियम क्या है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। लेकिन अभी ये सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो अब इसके पास 10 गो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अभी हम बताए थे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। अभी भी देखा जाए तो प्रोटॉन 10 थे, 11 हैं और 11 रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे 11 था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ठीक, अभी क्लोरीन देखा जाए, क्लोरीन तो इसके पास प्रोटॉन 17 है, लेकिन एक वो इलेक्ट्रॉन अभी ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा क्लोरीन 18 गो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 है, प्रोटॉन 17 है तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इधर? अब 18 हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन जो है कि 17 थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन जो है कि बढ़ भी नहीं सकता है और घट भी नहीं सकता है। इतना हो गया। ठीक, ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा हम पास हो गया है, इसी में जो है कि ये हो गया। इसको हम मिटा के फिर और अच्छे से हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम इतना देख लिए। अब एक बार और हम दोहरा देते हैं। जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो 11 है, ये जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। और हम अभी परमाणु क्रमांक का परिभाषा बताएं कि किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक के सतह पर जितना धन आवेशित होते हैं यानी प्रोटॉन, उसी को परमाणु क्रमांक बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये 11 है, ये 11 परमाणु, 11 जो है ये 11 परमाणु क्रमांक भी है, और यही प्रोटॉनों की संख्या भी है, प्रोटॉन की संख्या भी है, और यही इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं है, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन ये जो है कि एकदम पूर्ण रूप से है। इसको हम जेड बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे। इसीलिए हम बोले थे ये जेड हमेशा पी के क्या होते हैं? जेड हमेशा पी के बराबर। लेकिन कभी कभी रेयर केस में इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाते हैं। ठीक, इतना हम पढ़ लिए। हम परमाणु क्रमांक के बारे में अच्छे से समझिए। ठीक, अब चलिए हम देखेंगे परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या देखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसी को भार का मतलब उसके अंदर का वजन देखेंगे। तब मान लीजिए ये कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सब खोखला है, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन, ये सब खोखला है। तो हम देखिए परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करेंगे। तो जो परमाणु भार का परिभाषा यदि देखा जाए तो परमाणु भार की परिभाषा यही होती है। आप खुद अपने मन से, अपने सेंस से बताइए कि इसमें सबसे भारी कौन है, माने कि ये इस परमाणु का वजन का कौन जिम्मेदार है? इसमें जो नाभिक है यही तो जिम्मेदार है ना, क्योंकि बाकी सब तो खोखला है। ठीक, इसका मतलब कि जो परमाणु भार होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है, उसी को हम परमाणु भार बोलेंगे। भार का मतलब परमाणु का भार, परमाणु कितना भारी है, बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन परमाणु का भारी होने का यही वजह है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कोई नहीं मतलब है, क्योंकि ये सब खोखला है, ये बाकी सब पूरा खोखला है, यही बस इतना है जो कि ठोस एक स्थान है। ठीक, अब देखिए, तो परमाणु भार का हम देख लिए क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। खत्म, ये भी खत्म। नाभिक का परिभाषा क्या बोलेंगे? नाभिक का परिभाषा क्या बोलेंगे? देखिए नाभिक का परिभाषा क्या देखेंगे। ठीक, हम नाभिक के बारे में देखने वाले हैं। नाभिक में क्या है? नाभिक का परिभाषा यहाँ से देख लीजिए, सबसे एकदम आसान। देखिए नाभिक यानी इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो ये बताइए, नाभिक जो परमाणु का माने नाभिक परमाणु का वह स्थान है
देखिए परमाणु का वह केंद्रीय भाग का मतलब जो केंद्र हो, बीच में जो केंद्र हो, ठीक। परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त 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 द्रव्यमान संकेंद्रित हो, पूरा समस्त माने पूरा, इसमें पूरा जो है कि द्रव्यमान यहीं पे संकेंद्रित है। तो जहाँ पे पूरा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का जहाँ पे पूरा द्रव्यमान उपस्थित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे। और आप खुद देख के बताइए कि ये तो सब तो खोखला है, तो द्रव्यमान होगा कहाँ है, यहीं पे होगा, वजन वहीं पे है, ठीक। तो यही क्या कहलाएगा, जो है कि नाभिक बोला जाएगा। इसी का क्या नाम है, नाभिक। इसी का नाभिक नाम है, नाभिक, ठीक। ये नाभिक यानी न्यूक्लियस हो गया। अब नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन बोलेंगे, न्यूक्लियन। ये नाभिक हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, लेकिन अब हम देखेंगे न्यूक्लियन क्या होता है। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियन दो ठे होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है कि न्यूक्लियन है। लेकिन अगर तीन मूल कणों की बात की जाए, मूल कण, तब मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतने हो गए, ठीक। समस्थानिक देखेंगे, समस्थानिक, ठीक। समस्थानिक क्या होता है, तो सम माने समान, समस्थानिक अस्थानिक। तो सम का मतलब होता है समान, अस्थानिक मतलब होता है स्थान, ठीक। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या, स्थान। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे पड़ता है, ठीक। 1H1, 1H2, 1H3। देखिए इसका ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन भी 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, इसका स्थान समान है परंतु इसका भार असमान हो। इसका मतलब अगर शुरू से परिभाषा बोला जाए कि जिन तत्वों का स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो, तथा द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या है या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे, ठीक। स्थान क्या है, समान है। देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोट्रियम। इसको बोलेंगे ड्यूट्रियम बोलेंगे, इसको ट्राइट्रियम बोलेंगे, ट्राइट्रियम, ठीक। ये सब जो है कि इसे हम बोलेंगे समस्थानिक, ठीक। अब देख लीजिए समस्थानिक के बाद देखेंगे समभारिक। तो इसमें देखिए समस्थानिक था लेकिन इसमें समभारिक आ गया। तो सम माने समान, भारिक माने भार, ठीक। भारिक माने क्या होता है, भार। तो वह तत्व जिनके भार समान हो और स्थान अलग अलग हो, ठीक, ये हमको देखना है। तो हम समभारिक में का उदाहरण देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आर्गन हो गया, 18 नंबर पे आर्गन पड़ता है, ये इसका जो है कि परमाणु भार 40 होता है। फिर पोटेशियम यानी 20 नंबर पे पोटेशियम, 19 नंबर पे पोटेशियम पड़ता है, 19, ये भी 40 होता है। फिर 20 यानी कैल्शियम जो है कि कैल्शियम Ca, इसका भी जो है कि 40 होता है। देखिए ध्यान दीजिए इन लोगों का स्थान अलग अलग है, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, लेकिन भार क्या है, समान है। देखिए इसका भी भार 40, इसका भी भार 40, इसका भी भार 40। अब ये भार है क्या, तो वही भार है जो परमाणु भार हम अभी बताए थे। परमाणु भार निकालेंगे कैसे, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, ठीक, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक। तो इधर अगर हम इसको मिटा दें तो आप ऐसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि हम देखिए A बराबर P+N बताए हैं, तो ये सूत्र आप ध्यान दीजिएगा, A बराबर P+N होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम सोडियम ले लें, क्या ले लिए, सोडियम 11 नंबर पे पड़ता है, तो आप अपने से ही देखिए। और ये जो है कि ये 23 होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 23। अब देखिए आप खुद देखिए, इसका यही तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितना दिया है, 11। यही इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन भी 11। यही जेड है यानी जेड बराबर भी कितना है, 11 हो गया। आप निकालना अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, ठीक। यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब देखिए यहाँ पे ए दे दिया है, ए का मतलब परमाणु भार कितना दिया है, 23। परमाणु भार क्या है, 23। परमाणु भार ऊपर वाला होता है। कैसे, अगर कोई आप भारी चीज़ सामान लेंगे तो आप अपने ऊपर रखेंगे, सिर पे लेके आएंगे, यानी सिर वाला जो रहेगा भार रहेगा, परमाणु भार रहेगा। जो सिर पे है उसके ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे। अब देखिए अगर इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये सोडियम का मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु के बीच में ये नाभिक हो गया। अब ये बताइए सब मिला के 23 हो रहा है, इसका मतलब देखिए इसमें प्रोटॉन भी 23 है, प्रोटॉन भी 11 है, ठीक। प्रोटॉन भी कितना है, 11 है। देखिए प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो इसमें जो है कि न्यूट्रॉन पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो देखिए ए बराबर पी प्लस एन होता है, तो हमको इसमें से चाहिए एन, पी दे दिया है, ए दे दिया है और पी भी दे दिया है, तो ए है और इधर प्लस पी है, इधर आएगा तो माइनस पी बराबर एन। यानी ए का मान कितना दे दिया 23, माइनस प्रोटॉन कितना दिया है 11 बराबर कितना दिया है एन। तो 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 बराबर कितना है एन। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक, अगर आप शॉर्टकट में देखे थे तो ये ऊपर वाला जो है उसी में से नीचे को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन बराबर ऊपर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ये इतना हमारा हो गया, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देंगे तो ये हमारा ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, आप कोई भी निकाल के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 17 उसके बाद Cl के ऊपर 35 होता है, 35.5 होता है एक्चुअल, लेकिन 35 मान के चलिए। ठीक, अब देखिए इसमें जो है कि आप खुद बताइए प्रोटॉन कितना है, जेड कितना है, ई कितना है, आप देखिए खुद देख के बताइए। तो इसमें प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना है 17, जेड कितना है 17। ठीक, लेकिन ए कितना है, ए है 35। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन निकालिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है ए बराबर पी प्लस एन। अगर सूत्र से निकालना चाहेंगे तो सूत्र से निकालिए, चाहे अगर ये ट्रिक वाला लेंगे तो ऊपर माइनस नीचे कर दीजिए, हो जाएगा। तो पहले सूत्र से करेंगे तो ए कितना दिया है 35 बराबर पी कितना दिया है 17 प्लस न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक, ये 17 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 35 माइनस 17 बराबर एन हो गया। 35 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 बराबर कितना हो गया एन। ठीक, देखिए हमारा इतना तो न्यूट्रॉन ऐसे सूत्र से 18 आ रहा है, थोड़ा ये से ट्रिक से देखें तो न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन बराबर ऊपर माइनस नीचे होता है, तो ऊपर है 35 माइनस नीचे है क्या 17, यानी न्यूट्रॉन बराबर 35 में से 17 घटाएंगे तो 18, इसका भी क्या आ गया 18। इसका मतलब कि ट्रिक से जो है कि हमारा बहुत लाभ है। ठीक, ये हो गया। अब फिर हम पढ़ेंगे समभारिक हो गया, अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, न्यूट्रॉनिक। ठीक, तो सम न्यूट्रॉनिक के लिए आप इसी पेज पे देख लीजिए। अब क्या अगले पेज पे चलेंगे, इधर भी साइड इसी में साइड में देख लीजिए। सम मतलब फिर समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। मतलब ये हुआ कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब सम न्यूट्रॉनिक के थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया। सम न्यूट्रॉनिक का परिभाषा तो हम बता दिए, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक, लेकिन ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी हम समस्थानिक के कुछ उदाहरण बताए थे, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, इतना हो गया। अगर इसमें से हम 1H3 ले लें यानी ट्राइट्रियम, और हम 2He4 ले लिया जाए यानी हीलियम और ये ट्राइट्रियम, तो देखिए हम यहाँ से न्यूट्रॉन इसमें हम ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ऊपर माइनस नीचे कीजिए तो 3 में से 1 घटाइए तो कितना बच जाएगा 2। लेकिन अगर यहाँ पर भी ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इसका मतलब देखिए ये दो अलग अलग तत्व हैं लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इसीलिए ये जो है कि ये दोनों तत्व क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक के क्या हो गए उदाहरण, 1H3, 2He4, ये जो है कि हमारा सम न्यूट्रॉनिक हो गए। सम न्यूट्रॉनिक का फिर एक बार और देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। तो सम न्यूट्रॉनिक कैसे निकालेंगे, अभी हम बताते थे कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इसमें हम न्यूट्रॉन निकाल के देख ले रहे हैं कितना न्यूट्रॉन है, फिर इसमें भी देखेंगे न्यूट्रॉन कितना है। अगर दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ गई तो वो सम न्यूट्रॉनिक हो गया, बराबर नहीं है तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। तो हम निकाल के देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन इसमें कितना न्यूट्रॉन है, इसमें कितना न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन को निकालना आप खूब अच्छे से जानते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर ऊपर माइनस नीचे होता है। ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिए। ठीक, तो इसमें से ऊपर वाला 3 है और नीचे वाला 1 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2 बच गया। यानी ऊपर में से हम नीचे को घटा दिए तो न्यूट्रॉन। इसका मतलब कि 1H3 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, अब 2He4 में हम थोड़ा देखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसमें अब ऊपर माइनस नीचे कीजिए तो ऊपर वाला 4 माइनस 2, यानी अभी इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये बताइए इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ गई, समान आ रही है कि नहीं। ठीक, समान आ गई, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसका मतलब कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक, इतना है। अब हम चलेंगे, अब हम आगे कुछ अब काम की बात कर लेते हैं। ये जो है कि बेसिक है, ये बेसिक हम इतना पढ़ लिए। अब ध्यान से पढ़िए, आप इसका नोट बनाते रहिए, तभी अब जो है कि आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम इतना समझ गए।
ठीक। हम पीछे सबसे पहले वाले पेज पे पढ़े थे कि हम पदार्थ पढ़ने वाले थे। पदार्थ हम पढ़ने वाले थे तो पदार्थ, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाने के कारण हम प्रोटॉन परमाणु पढ़ लिए थे। तो परमाणु जब हम शुरू किए तो क्यों ना इसको पूरा अच्छे से ख़त्म ही कर लें। ठीक, आधा अधूरा ज्ञान जो है कि बहुत गड़बड़ा टाइप का हो जाता है। ठीक, तो पदार्थ जो है कि हम पदार्थ के बाद परमाणु पढ़ना चाहते थे, लेकिन परमाणु जो है कि अब हमारा पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, परमाणु अब अच्छे से पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फिर रिटर्न हम आ गए फिर पदार्थ पे। पदार्थ पढ़ने वाले थे लेकिन परमाणु पे जो है कि पोजीशन हो गया, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब पदार्थ। तो अब पदार्थ के बारे में यानी सब्सटेंस के बारे में खूब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तब तक देखिए अब देखिए ये पदार्थ है, पदार्थ। अब हम यहाँ पे पदार्थ जब पढ़ेंगे तब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। पदार्थ का क्या हो गया, वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, सब्सटेंस। ठीक, इतना हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक, तो पदार्थ का वर्गीकरण में अब हम देखेंगे। पदार्थ जो है कि दो टाइप के हो सकते हैं। पदार्थ कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के। ठीक, पदार्थ कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के। एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, फिर दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध और अशुद्ध। इतना हो गया। ठीक, शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएंगे, शुद्ध पदार्थ में जो है कि तत्व आ जाएंगे, तत्व आएगा। ठीक, तत्व आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा। ठीक, तत्व और यौगिक आ गए। लेकिन अशुद्ध में क्या आ जाएगा, अशुद्ध में देखिए क्या आ जाएगा। ठीक ठीक, इसी शुद्ध पदार्थ में ही क्या होंगे, इसी में क्या होंगे, इसी में बिलियन हो जाएंगे, बिलियन। इसी में क्या हो जाएंगे, बिलियन हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमको देखा जाए तो ये जो है बिलियन जो होते हैं, ये जो है कि समांग होते हैं, समांग होते हैं। समांग जो है कि मिश्रण, समांग क्या हो जाएंगे, मिश्रण हो जाएंगे, समांग मिश्रण। ठीक, समांग पदार्थ इसको बोल सकते हैं। अशुद्ध को हम क्या बोलेंगे, बिस्मांग बोल देंगे, बिस्मांग पदार्थ, या तो क्या बोलेंगे, बिस्मांग मिश्रण भी बोल सकते हैं, बिस्मांग मिश्रण भी बोल सकते हैं। तो अशुद्ध का मतलब ये हुआ कि मिश्रण हो जाए, मिक्स कर दिया जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कुछ अच्छा, जैसे मान लीजिए दूध लाने जा रहे हैं, दूध, तो दूध में आजकल देखते हैं इसमें मान लीजिए दूध में 1 लीटर दूध रहेगा, फिर उसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव उसमें पानी पड़ जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि अशुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं है, उसमें मिक्स कर दिया गया है। और जो है कि मिलाया भी गया तो एक अच्छे रूप से नहीं मिलाया गया उसमें। अब दूध है तो दूध में क्या हो सकता है, अनेक प्रकार की प्रोटीन है, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फास्फेट है, हर एक प्रकार के उसमें जो है कि विटामिन कई टाइप के मिलते हैं। ठीक, लेकिन ये बताइए दूध में क्या मिल्क में वाटर नहीं होता है पहले से, जो नेचुरली अगर प्योर दूध देखा जाए तो उसमें वाटर यानी जल की मात्रा नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप उसका परीक्षण एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि क्या इसमें पानी है या नहीं। हम मिलाया वो पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो एकदम प्योर दूध है उसमें भी पानी है, लेकिन पानी है, लेकिन वो जो है कि एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, अगर निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। बात समझिएगा। ये बताइए दूध में अगर हम बाहर से पानी मिला दिए तो ये बताइए हम एक निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहे हैं। अगर मान लीजिए हम शराब पिए, हम क्या पी ले रहे हैं, मान लीजिए कि शराब पी ले रही है। ठीक, अब इसमें अब शराब है, ये देखिए ये क्या है, शराब है। ठीक, ये शराब है, इसमें हम पानी मिलाएंगे तो ये बताइए हम नाप तोल के मिलाएंगे कि हाँ आधा गिलास के लिए इतना अनुपात में मिलाएंगे, इतना ये पानी। मान लीजिए पहली बार पहला पैक बना दिए, इसमें क्या हम पानी मिला दिए, पानी मिलाने के बाद चलिए अब हम ये जो है कि हम ये क्या बना रहे थे, इसमें मान लीजिए जो दारू है, जैसे एल्कोहल इसको बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक, ये जो एल्कोहल यानी जो शराब होता है, इसमें हम एक निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर कोई नहीं पीता है, अनिश्चित रूप से। इसीलिए ये जो हो गया इसको हम मिश्रण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मिश्रण, यानी अशुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक, लेकिन ये बताइए अभी इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अभी इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, इसको देखते रहिए आप, अभी हम इसको मिटा दिए। अब ये बताइए इतना देखिए, अगर मान लीजिए इसमें
ये जो तत्व होते हैं, तत्व जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, सोडियम हो गया, सोडियम, ये सब क्या है, तत्व है। ये जो है कि एकदम निश्चित होते हैं, ये एकदम इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो ये शुद्ध है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, उसमें अलग से अन्य कोई बाहर से नहीं आया है। ठीक, अब यहाँ पे देख लिया जाए यौगिक क्या होते हैं। देखिए यौगिक में भी मिक्स होते हैं, यौगिक में भी मिश्र होता है, उसमें मिश्रण करते हैं। यौगिक में क्या करते हैं, इसमें मिश्रण करेंगे, मिश्रण, लेकिन एक निश्चित अनुपात में करेंगे, अनुपात में करेंगे, अनुपात में, बात ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित अनुपात में करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको जल बनाना हो, जल बनाना हो तो हम हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ज़रूर लेंगे। हाइड्रोजन के 2 ठे अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिलाएंगे तो हमारा बनेगा जल। बात ध्यान दीजिएगा, हम हाइड्रोजन को 2:1 में मिलाएंगे, 2:1 में, तभी हमारा जल तैयार होता है। अभी हम हाइड्रोजन के 5 अणु लेंगे और ऑक्सीजन के 2 अणु लेंगे, तो आप खुद बताइए, अगर इसको 5:1 में मिला दिया जाए, इसका मतलब कि इसका निश्चित अनुपात ही नहीं है, तो आप खुद बताइए H5O2, ये तो ये जल का तो सूत्र नहीं लग रहा है। हमारे तरफ तो ये जल का सूत्र नहीं होता है, आपके तरफ हो सकता है, लेकिन हमारे तरफ ये जो है कि जल का सूत्र नहीं होता है। हमारे यहाँ 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाया जाता है। ठीक, बात समझिएगा। तो इसी को हम बोलेंगे निश्चित अनुपात। एक निश्चित अनुपात है जो पहले से वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके रखा है कि हाँ ये क्या होते हैं, ये ऐसे निश्चित अनुपात में हम कुछ भी मिला के बनाएंगे। लेकिन ये नहीं, अब मान लीजिए कोई एल्कोहल हो गया, एल्कोहल प्लस जल ले लिए, एल्कोहल प्लस जल सब मिला के हमारा पैक बन गया। क्या बन गया, पैक। अब एल्कोहल, मान लीजिए एल्कोहल तो अपने में 100% है ये है, लेकिन जल कभी पहले पैक में, मान लीजिए कि पैक वन में हम मान लीजिए कि 20 ग्राम जल ले लिए, 20 ग्राम, फिर अभी हमको चढ़ नहीं रही है तो दूसरे पैक में 10 ग्राम ले लेंगे, कम पानी मिलाएंगे। तो ये निश्चित अनुपात नहीं है, ये अनिश्चित अनुपात है, इसीलिए इसको हम अशुद्ध पदार्थ में रख दिए। और यौगिक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक, इसमें क्या है, शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा। लेकिन शुद्ध पदार्थ भी क्लासिफाई हो गया, इसको भी वर्गीकरण कर दिए विलयन में। विलयन को ही समांग मिश्रण बोलेंगे। अब समांग का मतलब क्या होता है, आप समांग के बारे में थोड़ा देखिए। समांग और विषमांग क्या होता है ये देखिए। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक, ये अब हम मिटा दिए। चलिए अब हम देखेंगे कि विषमांग क्या होता है। समांग और विषमांग, समांग मिश्रण, ठीक, उसके बाद देखेंगे विषमांग मिश्रण, ये हो गया हमारा, ये जो है कि इतना हो गया। अब ये बताइए, मान लीजिए हम कोई बर्तन, कोई कंटेनर ले लिए, कंटेनर है ये, कोई पात्र है यानी बर्तन है। ठीक, यहाँ पर भी, इधर भी एक कोई एकदम सेम साइज के कोई पात्र यानी कोई बर्तन ले लिए, कोई कंटेनर ले लिए। ठीक, इसमें सेम, मान लीजिए इसमें 1 लीटर जल, इसमें 1 लीटर हम पानी डाल दिए, इसमें 1 लीटर क्या डाल दिए, पानी डाल दिए हम 1 लीटर पानी डाल दिए। इसमें भी सेम एकदम 1 लीटर पानी इसमें भी है, इसमें भी 1 लीटर क्या कर दिए हम, पानी डाल दिए। ठीक, इसमें आप कोई ऐसे कोई चम्मच डाल दीजिए, ये मान लीजिए ये कोई चम्मच है, इसमें भी एकदम वही, इसमें चम्मच डाल दीजिए, सब प्रक्रिया समान होनी चाहिए। चम्मच डाल दिए। अब क्या कीजिए, इसमें 250 यानी 200 ग्राम, 250 ग्राम इसमें आप चीनी डाल दीजिए। चीनी, इसमें चीनी के ये कण आ गए, चीनी को आप ऐसे डाल दीजिए, ध्यान से, चीनी पड़ गई। इसमें भी आप 250 ग्राम, इस बार चीनी नहीं, इसमें हम धूल डालेंगे, धूल, मिट्टी, इसमें ये मिट्टी के कण इसमें आके ये हो गए। अब इसको हम दोनों हाथ से ऐसे हिलाएंगे, कम से कम 15 मिनट तक या 10 मिनट तक दोनों को साथ में हिलाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक, 15 मिनट तक, जब तक ये घुल ना जाए, जब तक ये भी ना घुल जाए। इसको कम से कम 15 मिनट तक आप घोलते रहिए, ऐसे हिलाते रहिए। अब 15 मिनट के बाद आप दोनों को छोड़ दीजिए और मात्र 1 घंटा के बाद फिर वापस आइए। उसके बाद इस वाले चम्मच को ऊपर से थोड़ा सा निकाल के आप मुंह में डालिए और सबसे नीचे चम्मच डाल के फिर 1 चम्मच उठा के आप मुंह में डालिए। अच्छा, आप खुद बताइए, ऊपर वाला जो स्वाद होगा और नीचे वाला जो स्वाद होगा, इसमें से कौन अलग अलग होगा? ऊपर वाला भी जो स्वाद होगा वही उतना ही मीठा लगेगा, नीचे वाला भी स्वाद क्या होगा, ये भी उतना ही मीठा लगेगा।
लेकिन अगर इसमें आया जाए तो इसमें ऊपर वाला जो स्वाद होता है, ऊपर वाला स्वाद, ये कुछ अलग हो जाएगा, यानी इसका ये पूरा प्योर पानी हो जाएगा, प्योर पानी है। लेकिन अगर नीचे से उठाया जाए तो नीचे मिट्टी के ये कण जो है कि बैठ गए होंगे। 1 घंटे में नीचे मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, बैठ जाएंगे। और ये जो है कि ये प्योर, इसका जो स्वाद मिट्टी की तरह लगा, ये मिट्टी हो जाएगा, ये मिट्टी मुँह में आ जाती है। ठीक, बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो संरचना है, ये एक एकदम हर एक कण समान रूप से एक स्थित अनुपात में, निश्चित अनुपात में जो है कि चारों तरफ मिल चुके हैं। ठीक, इसीलिए इसको बोलेंगे समांग मिश्रण। ये समान मिल गए चारों तरफ, समान, समांग माने कि चारों तरफ अच्छे से सम रूप से मिल गए हैं। लेकिन ये विषमांग मिश्रण है, ये कुछ देर के बाद जो है कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे डिब्बा ले लिए, ये कोई डिब्बा है, ये कोई क्या है, डिब्बा है। ये भी क्या है, एक डिब्बा है। ठीक, इसमें कई प्रकार का आप ऐसे रखिए दाल, इसमें आप कई प्रकार के दाल रखिए। मान लीजिए इसमें अरहर का दाल, फिर प्लस मंसूर का, फिर प्लस चना का दाल इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके खूब ऐसे हिला दीजिए। हिलाने के बाद आप ऊपर से एक मुट्ठी निकालिए, और उसमें गिनिए कि अरहर के दाल के दाने कितने आए हैं। तब मान लीजिए 50 आए हैं। अब वही एक मुट्ठी निकाले हैं, उसमें जो है कि 50 अरहर के दाने थे। अब मान लीजिए 50 जो है कि मंसूर के दाल है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि 50 ही चना के दाल होंगे? नहीं होंगे, 50 ही चना के दाल नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि ये विषमांग मिश्रण हो चुका है, चारों तरफ एक जैसा नहीं है। लेकिन आप इसमें से, आप चाहे यहाँ से 1 चम्मच आप रस निकाल के पिए, चाहे इधर से इस किनारे से आप एक रस निकाल के पिए, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, आप कहीं से पीजिए, समान जो है कि स्वाद लगेगा। तो जहाँ पे समान रहेगा उसे समांगी मिश्रण बोलेंगे, जहाँ पे अलग अलग रहेगा उसे विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। तो ये हम जो है कि पदार्थ के बारे में इतना पढ़ लिए। तो यही जो है कि ये जो विलयन होते हैं ये समांग होते हैं। विलयन क्या होता है? समांग होते हैं। लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? विषमांग होते हैं। ठीक, इतना समझिए। यौगिक क्या होते हैं? इसमें जो है कि मिश्रण तो होगा लेकिन निश्चित अनुपात में। अभी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बताए थे, इसको 2:1 में हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो हमारा क्या होगा? जल बनेगा। तत्व क्या है? इसमें कोई मिलावट नहीं होती, ये अकेला ऐसे होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा। तो इसका ये इतना हम सब पढ़ लिए। ठीक, तो अब इसके बाद हम फिर अगले पेज पे चलते हैं, फिर आगे हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम देखेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो है कि नियम, अब यहाँ से हम क्लास 11 का जो है कि अब स्टार्ट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नियम यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है, पहला है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? तो इसमें देखिए द्रव्यमान माने मास, यानी मास। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, कंजर्वेशन यानी सुरक्षित, यानी उसमें मास यहाँ से इसके परिभाषा में ये बता दिया कि द्रव्यमान को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। ठीक, और उसी के सामने जो सिद्धांत लगा दिए तो सिद्धांत हो गया। ठीक, क्या हो गया? सिद्धांत हो गया, यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। देखिए ये जो ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत बताए कौन थे? एम.वी. लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक हैं। एम.वी. लोमोनोसाव नामक ये जो है कि ये वैज्ञानिक थे। ये जो है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत दिए थे। इनमें क्या बताए थे कि अभिक्रिया से पहले किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है, भार, माने अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही बस इतना ही बोल दिए थे, ये जो है कि सिद्धांत हो गया। ठीक, कैसे हो गया आप ध्यान दीजिए। अभिक्रिया से पहले जो है कि द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि हम क्या कर रहे थे?
ये जो क्या है बराबर होता है। लेकिन अभिक्रिया वाली बात आई कहाँ से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक अभिक्रिया वाला बात हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। और संयोजन जब कर लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे अभिक्रिया का मतलब उससे कुछ ना कुछ क्रिया कर लेना, उसके साथ मिल जाना। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए H2 है, फिर प्लस Cl2, इसको मिला दिए तो हमारा बन गया 2HCl। ये जो है कि हमारा कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये अभिकारक ये बन गया उत्पाद, इतना हो गया। लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान, अब इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले और इन दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। देख लीजिए होता है कि नहीं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। फिर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, लेकिन उसका परमाणु भार 35.5 होता है। ठीक, और 35.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 गुना के 17 71 हो जाएगा, 71। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसको आप अच्छे से देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, गुणे 2 है। फिर प्लस क्लोरीन का जो है कि परमाणु भार 35.5 होता है, फिर गुणे क्या है, 2 है। ठीक, यानी अभिक्रिया से पहले का हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2 प्लस 35.5 दूना के 71 होता है, और 71 2 हो जाएगा हमारा 73, इतना हो गया। ठीक, ये अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान है। लेकिन अभिक्रिया के बाद का निकाल के देख रहे हैं तो 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, फिर प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। अब देखिए 2 गुणे 35 है 1, 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब 2 से अंदर गुणा कीजिए तो 2 5 10 के 0 हासिल 1, और 2 6 के 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और दशमलव। इसका मतलब कि अभिक्रिया के पहले भी 73 और अभिक्रिया के बाद भी 73। बस इतना ही जो है कि बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में MV लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने। ये बताए थे कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि बराबर होता है। ठीक, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक, इसका भी द्रव्यमान जो है कि क्या हो जाएगा, समान है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पर पड़ता है, 6 दूना के 12 हो जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन 8 दूना के 16, 2 ठे तो 32 हो जाएगा, यानी 2 2 4 और 3 1 4 44 आ रहा है। इसका देखिए तो इसका देखिए कार्बन का 12, फिर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 32, ये भी 44। ये तो सबसे नॉर्मल बात है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है कि ये जो है कि बहुत ही इतना इजी है, आप इसको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, अब हम चलेंगे स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, उसके बाद गुणित अनुपात का नियम देखेंगे, उसके बाद व्युत्क्रम का नियम, ये जो है कि व्युत्क्रम नियम देखेंगे। ये सब देखने के बाद गैलुसैक का नियम देखेंगे, गैलुसैक के गैस संबंधी आयतन नियम देखेंगे। तो ये सब देखने के बाद पहले हम द्रव्यमान संरक्षण तो देख लिए, अब हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। चलिए ठीक, चलिए अब हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे। स्थिर अनुपात का नियम, ये जो है कि स्थिर अनुपात का नियम जो है कि ये भी बहुत छोटा है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम जो है कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे, जोसेफ प्राउस्ट याद कैसे रखेंगे? स्थिर अनुपात का नियम जो है कि अभी मान लीजिए कि एग्जाम में दे दिया कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, कैसे याद करेंगे? देखिए जोसेफ, यानी जो सेफ है, सेफ मतलब कि सेफ होता है एकदम, मैंने हाँ अब हम सेफ है, अब हम बच गए, एकदम सेफ हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेफ है वो स्थिर है, जो सेफ है वो क्या है, स्थिर है। इसका मतलब कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक, जो सेफ है वो क्या है, स्थिर है। अब देखिए, अब स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने तो दे दिया, लेकिन क्या दिए थे? देखिए किसी यौगिक में ठीक, जो निश्चित तत्व होते हैं, निश्चित जो तत्व होते हैं, ठीक, एक निश्चित भारानुसार संचित रहते हैं। इसका मतलब उसमें मिले रहते हैं। ये बात बोल क्या रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक निश्चित भार में ये मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे जल हो गया, जल, ठीक, तो ये जल एक प्रकार के यौगिक है। क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, तो ये क्या हो गए, यौगिक हो गए। अब देखिए
निश्चित भार अनुपात, ये भारानुसार यानी उसका भार देखा जाएगा। तो हाइड्रोजन का भार होता है 1, लेकिन उसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। और ऑक्सीजन का अनुपात करेंगे, ऑक्सीजन का होता है कितना, 8 दूना के 16 होता है 16। इसका मतलब कि 2 कम 2 और अनुपाते 16, ये कट जाएगा तो 2 कम 2 और 2 अठे 16 यानी 1 अनुपाते 8। यानी 1 अनुपाते 8 के भार में यदि हाइड्रोजन को 1 लिया जाए और ऑक्सीजन को 8 लिया जाए और ऐसे ऐसे भार को ये एक निश्चित भार है, इसको यदि मिलाएंगे तो हमारा जल बन जाएगा। ठीक, बात थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन देखिए ये भी एक निश्चित भार में होना चाहिए। तो कार्बन कितने 6 नंबर पड़ता है, तो 6 दूना के 12, इसका मतलब इसका क्या हो गया, 12 हो गया परमाणु भार। हम भार के अनुसार ले रहे हैं, भार बना देखिए किसी भी यौगिक में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक ले लिए, इसमें जो निश्चित तत्व होते हैं, निश्चित तत्व देखिए कार्बन एक ऑक्सीजन निश्चित तत्व ले लिए, निश्चित भार अनुसार संचित रहता है। अब ये बताइए इसका पहले भार निकालिए। कार्बन का भार 12 होता है अनुपात, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, ऑक्सीजन का भार होता है 16 और 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको कटाइए, 2 छक्के 12 और 2 से 16 बार में, फिर 2 3 6 2 से 8 बार में। या इसका मतलब कि 3 अनुपात 8 में यदि हम मिलाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन को, 3 अनुपात 8 में यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये एक निश्चित है, ये बना के देखा गया है, ऐसे लैब में देखा गया है, वैज्ञानिक इस पे अध्ययन किए हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसी कार्बन को यदि 2 ले लिया जाए और इसी ऑक्सीजन को 2 ले लिया जाए तो ये जो है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लीजिए ये 2 एग्जाम्पल दे दिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं वो, अच्छा चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का अभी इसमें देखिए कार्बन का 6 होता है, 6 दूना के 12। इसका मतलब इसका तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसका 12 होता है, लेकिन इसमें 2 ठे तो 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, एगो कार्बन का 12, इसमें भी एगो कार्बन था तो बस 12 लिख दिए, लेकिन एगो कार्बन है तो 12, इसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। फिर अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 8 दूना के 16। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है परमाणु भार होता है 16, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये 32 न लिख के यहाँ पे 16 गुणे 2 लिख दिए होते तो वही बात होता है 16 गुणे 2। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए 12 दूना के 24 अनुपात 16 दूना के 32 हो गया इतना। अब देखिए ये बताइए, अब इसको आप ऐसे मिला के देखिए, 2 से 12 बार में और 2 से ये 16 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। अब आप खुद देखिए ये 3 अनुपात 8 में मिल गया कि नहीं, ये 3 अनुपात 4 में मिल गया है। तो आप खुद अपने मन से बताइए क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित भारानुसार नहीं संचित है, ये 3 अनुपात 4 में संचित हो गया। और वैज्ञानिक पहले से अध्ययन करके देखे हैं कि 3 अनुपात 8 में यदि संचित करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना ही कि 3 अनुपात 4 में। 3 अनुपात 4 में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कुछ और बन रहा है, लेकिन 3 अनुपात 8 में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यही जो है कि स्थिर अनुपात का नियम है, जो अनुपात है स्थिर रहना चाहिए, एकदम अच्छा है, भारानुसार रहना चाहिए। ठीक, अब हम चलेंगे गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे। गुणित अनुपात क्या होता है, ठीक, चलिए गुणित अनुपात अब हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक, चलिए अब हम गुणित अनुपात का नियम देखेंगे। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो इसमें देखेंगे, ये देखिए गुणित अनुपात का नियम सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिए थे। डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है कि ये गुणित अनुपात का नियम दिए थे। ठीक, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक दिए थे। इतना हो गया ना। ये जो है कि गुणित अनुपात का नियम जो है कि जॉन डाल्टन दिए थे। जॉन डाल्टन, यहाँ पे जॉन डाल्टन रहेगा, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है कि दिए थे। ठीक, तो इसमें ये क्या नियम दिए थे कि जब 2 या 2 से अधिक जब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक, यौगिक बनाते हैं, तो क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक, तो एक तत्व ठीक, एक तत्व भिन्न भिन्न भार वाला
ठीक। एक निश्चित भार वाले तत्व से संयोग करता है, संयोग करता है। यही जो कि गुणित अनुपात का नियम है। और एक निश्चित अनुपात में ये भार आता है इन लोगों का, निश्चित अनुपात। सरल अनुपात में आता है यानी निश्चित अनुपात में आता है, इसका मतलब क्या होता है, एक समान रूप से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे होता है। ठीक, आप थोड़ा इसको समझेंगे नहीं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे आप खुद सोचिए, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए। ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए तो ये या तो SO बनाएगा, या तो SO2 बनाएगा। ठीक, या तो SO3 बनाएगा, यही बनाएगा ना, सल्फर और ऑक्सीजन मिला देंगे तो। ठीक, अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए तो या तो सल्फर मोनोऑक्साइड है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे बन सकता है। ठीक, ये सल्फर है तो सल्फर लिखिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, यहाँ पे अनुपात लिखिए। यहीं से आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, आपको अच्छे से समझना है यहाँ से। ठीक, यहाँ पे मिस करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, सल्फर का परमाणु देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिला दिए तो मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनता है। तो एगो यौगिक, 2 गो, 3 गो यौगिक बन सकता है। जब बनाते हैं तो एक तत्व भिन्न भिन्न भार वाले, देखिए इसमें से कोई एक जरूर तत्व आएगा जो भिन्न भिन्न भार वाला होगा, और दूसरा तत्व ऐसा होगा जो एकदम समान तत्व भार वाला होगा। ठीक, देखिए भार वाला एक निश्चित भार वाले तत्वों से संयोग करके, कोई निश्चित भार जिसका भार समान हो। ठीक, देखिए 16 सल्फर कितने नंबर पर पड़ता है, 16 नंबर पे, तो इसका भार क्या हो जाएगा, 32। इसका भार क्या हो जाएगा, 32 लिखिए, 32 अनुपात है तो अनुपात। ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ऑक्सीजन 8 दूना के 16, इसका कितना होता है, 16 होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का जो भार है 32 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 32, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 16 दूना के 32 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन सल्फर का 16 है, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया, 16 तिया 48 हो गया, 48। इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का भार 16, इसमें ऑक्सीजन का भार 32, इसमें ऑक्सीजन का भार 48। तो क्या बोले हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व भिन्न कोई भी एक तत्व रहेगा जो भिन्न भिन्न भार वाला, ये भिन्न भिन्न भार वाला, देखिए यहाँ पे 16, 32, यहाँ पे 48, भिन्न भिन्न भार वाला एक निश्चित भार से संयोग करेगा। एक निश्चित वाला भार से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। ठीक, यदि ये इनको इन लोगों को देखा जाए तो ये एक सरल अनुपात में है। देखिए 16 एकम 16 अनुपात है, 16 दूना 32 अनुपात है, 16 तिया 48। देखिए एक निश्चित है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे आएगा। ठीक, ये निश्चित सरल अनुपात में ये जो है कि टूट जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए अब देखिए हम यस और यफ ले लिए, सल्फर और फ्लोरीन, इसको इधर लिख लें, और ले लीजिए सल्फर प्लस फ्लोरीन ले लिए, तो ये बन के ये क्या बनेंगे, SF2 बनेगा, SF4 बनेगा, फिर SF क्या बनेगा, 6 बनेगा। इतना हमारा बन गया, ये जो है कि हम लोग का बन गया। अब इन लोगों का अनुपात देखेंगे, सल्फर और क्या फ्लोरीन का जो है कि अनुपात देखा जाएगा। ठीक, देखिए अब देखिए इसमें क्या सल्फर और फ्लोरीन का अनुपात देखिए, तो सल्फर 16 दूना का 32 होता है, अनुपात है। फ्लोरीन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी 9 नंबर पे फ्लोरीन पड़ता है। 9 दूना के 18, यानी फ्लोरीन का भार होता है 18, और 2 ठे है तो 18 दूना के 36। ठीक, यहाँ पर भी 16 का सल्फर का 32, लेकिन अनुपात देखिए 18 चौक 72 हो गया। यहाँ पर देखिए सल्फर का 32, लेकिन देखिए 18 छक्के 108 हो गया। ठीक, तो ये जो है कि एक निश्चित भार वाले हैं, लेकिन ये अनिश्चित भिन्न भार वाले से ये क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इनका सरल अनुपात निकाला जाए तो 36 से कम 36, 36 दूना 72 अनुपात, 36 तिया 108। देखिए ये भी एक निश्चित सरल अनुपात में टूट गए। ठीक, ऐसे हो जा रहा है। फिर हम और थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, N+O यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ले रहे हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, कि अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लिए। ठीक, नाइट्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो N2O बनता है, एक तो NO2 बनता है, एक तो NO3 बनता है, फिर NO4 बनता है, फिर क्या बनता है,
NO5, देखिए ये गलती हो रहा है, N2O5 N2, यहाँ पर भी N2 रहेगा, यहाँ पर भी N2 रहेगा, N2O2 N2O3 N2O4, उसके बाद N2O5, इतना हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें वैसे ही सेम वैसे ही इसमें भी हम जो है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है कि क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन यानी 7 नंबर पे, तो 7 का दोगुना यानी 7 का दोगुना 14, यानी नाइट्रोजन का भार 14 होता है, लेकिन 2 गुना नाइट्रोजन है तो 14 दूना के 28 हो जाएगा ना। अब फिर अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 8 नंबर पे, और 8 दूना के 16, ये जो है कि इन लोगों का भार हो गया। लेकिन यहाँ पर भी 2 गो नाइट्रोजन है, एगो नाइट्रोजन का 14, तो 2 गो नाइट्रोजन का 14 दूना के 28, फिर अनुपात है। एगो ऑक्सीजन का अभी 16 हम कर रहे थे, एगो ऑक्सीजन का क्या 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना के 32। यहाँ पर भी 2 गो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 28 कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 गो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 28 कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 गो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 28 कर लीजिए। ठीक, बात ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एगो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 तिया 48, फिर 16 चौके 64 और 16 पचे 80 हो जाएगा। देखिए ये जो है कि निश्चित है, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, 28, लेकिन ये जो कि सरल अनुपात में हो गए। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। ये देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे जो है कि सूत्र बनते हैं, ऐसे फार्मूले बनते हैं। ठीक, ये हम इतना तो कर लिए, ये जो है कि गुणित अनुपात का नियम हम जो है कि यहाँ पे पढ़ लिए। अब गुणित अनुपात नियम के बाद जो है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे व्युत्क्रम अनुपात के नियम में पढ़ने। ठीक, व्युत्क्रम अनुपात के नियम में तो सबसे आसान होता है। ठीक, व्युत्क्रम अनुपात का नियम यदि आप समझ लें तो समझिए कि बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बहुत फंटास्टिक ये नियम है। ठीक, देखिएगा, इसमें ये जो नियम है, ये जेबी रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने, जेबी रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिए थे। इसमें क्या बोले थे, 2 तत्व अलग अलग, इसमें क्या रहेंगे, 2 तत्व रहेंगे अलग अलग, किसी तीसरे तत्व, यानी मान लीजिए कोई 2 तत्व ले लीजिए ए और बी, और जो किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। मान लीजिए ये इसे संयोग किया, ये वाला इसे संयोग किया, उसी भार अनुपात में, उसी सरल में वे दोनों संयोग करेंगे। यानी इससे इन दोनों से ये जो भार निकलेगा, तो ये वाला ये इससे जो है कि ये ए और बी ये दोनों उसी संयोग में जो है कि संचित होंगे। आप इसको एकदम बिल्कुल नहीं समझे होंगे, हम अभी चल के एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, और यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, तो क्या एकदम छोटी सी बात है कि CH4 यानी मेथेन बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से ये मेथेन बनेगा। ठीक, अच्छा, अब इसका अनुपात निकाला जाए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाला जाए, तो कार्बन कितना होता है, 6 दूना के 12 होते हैं, और अनुपात है हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यदि हाइड्रोजन देखा जाए तो 4 ठे इधर, और कार्बन देखा जाए तो 12। अब इधर देखिए, अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाए, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो जल बनता है। ठीक, ये तो सबसे छोटी सी बात है। और फिर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिर अनुपात करेंगे, तो हाइड्रोजन एक है, तो अब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और दूना के 16। ठीक है, इतना हो गया। ये जो है कि इन लोगों का ये अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, और ऑक्सीजन का कितना 16 हो गया, 2 अनुपात 16 में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो हम कैसे, हम यहाँ पे 2 से इसमें गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 दूना के 4 अनुपात 16 दूना के 32। अरे हम 2 अनुपात 16 लिखे या चाहे 4 अनुपात 32 लिखे, बात एक ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी की 4, 2 से 16 बार में, देखिए फिर 2 अनुपात जो है कि 16 में आ गया, बात एक ही हो रहा है। ठीक, अब देखिए, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई,
और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 32 है, तो 32 रहने दीजिए। ठीक, देखिए अब यहीं पे समझने की बात है कि जिसका अनुपात समान हो गया है। देखिए ये हाइड्रोजन भी इधर 4 और हाइड्रोजन भी इधर 4, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो बच गए यानी बचेगा जरूर जो यहाँ पे है और वही बचेगा जो यहाँ पे है, और इन दोनों को इधर मिलाइए। इधर इधर कार्बन कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिखिए अनुपात है। इधर इधर ऑक्सीजन कितना है 32, तो इधर लिखिए 32। यानी कन्फर्म ये है कि अगर ये दोनों आपस में क्रिया करें तो ये 12:32 में होंगे। करके देख लीजिए। अगर कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है CO2 बनता है। तो बना के देखिए कार्बन का कितना होता है। कार्बन का यदि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला जाए तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 अनुपात है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूना के 32। देखिए आ गया कि नहीं 12:32, 12:32। यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको समझिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। चलिए अब हम ये एक एग्जांपल तो दे दिए, अब दूसरा एग्जांपल देंगे। हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे सल्फर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसको जो है कि यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन कीजिए, यहाँ पे क्या करना है सल्फर करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यदि ये इससे यानी सल्फर से मिलेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, जब हाइड्रोजन जब सल्फर से बनाता है तो H2S बनेगा। H2S हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। देखिए हाइड्रोजन और सल्फर का क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। ठीक ना, हाइड्रोजन और सल्फर का क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का होगा 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा अनुपात है। देखिए ये सल्फर 16, सल्फर 16 में पड़ता है और उसका भार होता है 32, 16 दूना के 32, यानी एगो सल्फर है तो 32 लिखिए। ठीक, यानी इसका मतलब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ठे। अब देखिए अगर मान लीजिए यस और ओ को ये मिला जाए तो SO2 बनाते हैं, SO2 बनाते हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए देखिए अब सल्फर और ऑक्सीजन का फिर इधर ये करेंगे अनुपात, तो सल्फर का कितना होता है 16, 16 दूना के 32 अनुपात। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 होता है और 2 ठे हैं तो 16 दूना के 32। ध्यान दीजिए, ये बताइए इधर भी सल्फर 32 और इधर भी सल्फर 32, इसका मतलब जो समान हो गए उन दोनों को छोड़ देंगे और जो असमान है इसका मतलब जो नहीं बराबर आए हैं उन दोनों को यहाँ पे लाएंगे। इन दोनों को उठा के अब यहाँ पे लाइए, इसको भी उठा के अब यहाँ पे लाइए। इन दोनों को छोड़ दिए क्योंकि ये तो बराबर हो गए, लेकिन इन दोनों को उठा के यहाँ पे लाएंगे। तो दो इधर उठा के लाइए, अनुपात 32 इधर उठा के लाइए। अब ये 2 अनुपात 32 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 अनुपात जो 32 आया हम इसको लेके क्या करेंगे, इसका कुछ काम है। देखिए क्या काम है, तो इन दोनों को यदि अब मिलाया जाए तो ये 2 अनुपात 32 में ही होंगे, 2 अनुपात 32 में ही होंगे। मिला के देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दे दीजिए अनुपात है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 दूना 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना के 32 हो जाएगा, 16 दूना के 32। आप खुद देख लीजिए 2 अनुपात 32 में आ गया कि नहीं। ठीक, तो यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे गैलुसैक का नियम देखेंगे। गैलुसैक का गैसीय के आयतन संबंधी नियम देखेंगे। तो ये जो गैलुसैक है तो इसमें देखिए गैस का ये जो है कि नियम दिए थे, गैस के आयतन से संबंधित नियम दिए थे। और ये गैलुसैक खुद ही एक वैज्ञानिक है। गैलुसैक जो है कि अपने नाम पे इस नियम का नाम रख दिया गैलुसैक। ये गैलुसैक नामक वैज्ञानिक जो है कि गैलुसैक नियम दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोले थे, टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब दोनों कांस्टेंट यानी समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, समान। ठीक, तब ये बोल रहे थे जब ताप और दाब को समान रखेंगे तो जब 2 गैसों का अभिक्रिया कराएंगे, जब 2 गैसों का क्या करेंगे अभिक्रिया, तो अभिक्रिया से पहले का जो ये जो है कि ही नियम दिए थे। इसमें क्या दिए थे कि इसमें अभिकारी आयतनों में, अभिकारी आयतन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर अनुपात यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, यहाँ पे अब इन दोनों का अभिक्रिया के बाद कितना हो गया 2, यानी 1 अनुपात 2। इसका मतलब ये सरल अनुपात में हो जाते हैं। सरल अनुपात का मतलब 1 के बाद क्या होता है 2 होता है। जैसे मान लीजिए आप और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू
2NH3 ऐसे हो गया ना, 3 2 6 3 दूना के 6 ऐसे हो गया। ठीक, अब देख लीजिए इसमें इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखिए अनुपात, इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 अनुपात, इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक, इसको सीधा लिखिए 1:2:3, यानी ये देखिए सर अनुपात पे हो गया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यही गैलुसेक का नियम है, बस ये क्या गैलुसेक नामक वैज्ञानिक दिए थे। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये ताप और दाब जो है कि समान रहना चाहिए। ठीक, ये जो है कि हमारे क्लास का अभी समाप्ति है। इसके बाद हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें अब हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। ठीक, अब तब तक आप मस्त से इसको पढ़िए, आप नोट बनाइए बिल्कुल इसका। और ये गैलुसेक के नियम पे जो है कि हम इसका एंड कर दिए, समाप्त हो गया अब हमारा ये पूरा पहला चैप्टर क्लास 11 का। ठीक, और आप अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समझ में नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हमको कोई ये दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।